जो सूर्य का जो आइसोलेशन आता है या सूर्याताप आता है थ्रू रेडिएशन, वो कितना परसेंट अर्थ पे रहता है और बाकी सब वापस चले जाता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे कि बर्फ के चादर से, रेगिस्तान से, सतह से, घास से, इन सब माध्यम से बादलों से वो परावर्तित होकर के वापस चले जाता है। तो कितना कितना परसेंट किस किस माध्यम से कैसे कैसे जाता है, उसी को हम लोग ऊष्मा बजट कहते हैं। कहां पे कितना खर्च होता है, कितना वेस्ट हो जाता है और कितना पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है, अपने पास रखती है। तो इसको हम लोग हीट बजट में देखेंगे, ऊष्मा बजट में। ठीक है। इसी में हम लोग तापमान, टेम्परेचर भी देखेंगे। टेम्परेचर किसी क्षेत्र का कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, किसी क्षेत्र का औसत तापमान क्या होना चाहिए, क्या है। छोटा छोटा एरिया है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आपसे आपको समझ करके रखना। नेक्स्ट जो है वो है वेदर सिस्टम। वेदर सिस्टम यानी कि जो मौसम, दुनिया में अलग अलग तरह का मौसम काम करता है, जिसको हम लोग जलवायु भी कहते हैं। वो अलग अलग जो दुनिया में है, वो कौन कौन से कहां कहां पे किस किस तरह के वेदर पाए जाते हैं, उसके लक्षण क्या है। अच्छा, एक रोचक चीज ये है कि दुनिया का सारा क्लाइमेट या वेदर भारत में आपको मिल जाता है। यहां पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट से लेकर के आप कह सकते हैं कि टुंड्रा और टाइगा क्लाइमेट भी मिल जाता है। मानसून तो खैर है ही, मानसून तो है ही। तो यहां पे दुनिया के हाई लेटीट्यूड से लेकर के इक्वेटोरियल रीजन तक जितने भी तरह के क्लाइमेट है, वो सारे के सारे क्लाइमेट भारत की भूमि में मिल जाता है। इसका जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड 8 डिग्री से लेकर के अगर देखें 37 डिग्री तक, तो इतना लंबा चौड़ा एरिया में दुनिया के हर एक तरह का वेदर या मौसम मिल जाता है। तो ये भी हमारे लिए और इसमें हम लोग देखेंगे कोपेन का, ट्रेवार्था का ये जो क्लासिफिकेशन है कैसे किया गया है। यहां से मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मौसम और उसके प्रकार तथा इसका विश्व वितरण, ये हमारे लिए क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फिर पढ़ेंगे हम लोग विंड, हवा। हवा से ही मानसून आता है। विंड, विंड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से पीटी के सवाल पूछे जाएंगे। जैसे विंड भी कई तरह का होता है। आप देखे होंगे कि लोकल विंड होता है, सीजनल विंड होता है, फिर सनातनी विंड होता है जो सालों भर चलते रहता है, ट्रेड विंड होता है, पता नहीं कई तरह के विंड होते हैं। तो एक एक तरह से हम लोग देखेंगे। विंड मतलब यहाँ पे हवा है, हवा, उसके प्रकार, उसका जो तंत्र है कैसे काम करता है, मैकेनिज्म, तंत्र, स्थानीयता या लोकल विंड, सनातनी विंड, इन सबों के बारे में हम जानेंगे। सामान्यतः समझ लीजिए विंड का कॉन्सेप्ट क्या है। विंड दरअसल विंड का नेचर होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना।
हाई प्रेशर वो जगह पे बनता है जहां पे ठंडा यानी कि टेम्परेचर कम हो, जहां पे लो टेम्परेचर होगा, एलटी होगा, वहां पे हाई प्रेशर होगा। ये संबंध याद रखिएगा, जहां पे एलटी होगा वहां हाई प्रेशर होगा, और जहां पे एलपी जहां पे एचटी होगा, हाई टेम्परेचर होगा, वहां पे लो प्रेशर होगा। तो हवा जब भी चलेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर चलेगा। चाहे वो सागर से चले, पर्वत से चले, स्थल खंड से चले, कहीं से भी हवा चलेगी, उसका चलने का मार्ग यही होगा। आप देखेंगे, ऐसे समझ लो, आप अगर किसी कोस्टल रीजन में जा रहे हैं, सपोज आप मुंबई में चले गए, तो मुंबई में जाएंगे तो आप देखेंगे दिन में तो वहां पे जो हवाएं चलती है वो सागर से सतह की ओर चलती है। ये सतह है, यहां से इधर की ओर चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि यहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। धरती तुरंत चट्टानी क्षेत्र है, ये चट्टानी क्षेत्र तुरंत गर्म हो जाती है, और गर्म होकर के यहाँ की हवाएं कॉन्वेक्शनल करंट के रूप में, संवहनीय तरंग के रूप में ऊपर उठ जाती है, और ये एरिया जो है लैंड का एरिया लो प्रेशर एरिया बन जाता है, खाली जगह हो जाता है। और दूसरी ओर इसके तुलना में सागरीय तल या सागर का जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है। तो ये धीरे धीरे ये गर्म होता है, इसके तुलना में इसका टेम्परेचर माइनस में होता है या कम होता है, ये लेस होता है और ये हाई होता है। इसीलिए लेस से हाई की ओर हवाएं चलने लगती है, विंड चलने लगता है। इसलिए आप अगर बॉम्बे में रह रहे हो तो दिन में आप देखिएगा कि बॉम्बे में हवा समुद्र से आता है, आपको महसूस होगा। कहीं भी चले जाइए, जो भी कोस्टल क्षेत्र है, गोवा जाइए, विशाखापत्तनम जाइए, जहां भी जाना है आपको, वहां दिन में समुद्र से हवा आता है और रात के समय में उल्टा हो जाएगा। ये धीरे धीरे सागर दिन भर में गर्म हो जाता है और गर्म होकर के इसकी हवाएं कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठ जाती है, खाली हो जाती है, और ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से हवाएं ऊपर की यहाँ बैठती है और बैठ करके फिर इधर से चलने लगती है ऐसे। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमको जानना है, और इसी कॉन्सेप्ट से दुनिया के हर एक जगह पे आपको काम करना है। चाहे पर्वत से घाटी में चले हवा, या घाटी से पर्वत की ओर जाए हवा, या फिर पर्वत से घाटी से मैदान में आए, या पर्वत से मैदान में आए। सिर्फ और सिर्फ हाई प्रेशर और लो प्रेशर का खेला है। ठीक है? तो दुनिया में जितने भी तरह के विंड है, पीटी के सवाल यहां से पूछे जाएंगे। जैसे विलीजर्ड कहां चलता है, सांता एना कहां चलता है, लू कहां चलता है, ये सब जो अलग अलग नाम है, सिराको कहां चलता है। दुनिया में जितने भी जगह पे, हर एक महाद्वीप में अलग अलग नाम है, और उसको जानना है आपको। तो विंड सिस्टम में इसका मैकेनिज्म क्या है और विश्व वितरण क्या है, ये हमको देखना है। हम लोग सिर्फ अभी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या हमको टॉपिक पढ़ना है। ठीक है? क्लाइमेट जोन भी पढ़ेंगे हम लोग इसी में। नेक्स्ट जो है वो है बायोज्योग्राफी। ओशनोग्राफी के बाद ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी दरअसल मेंस का एरिया है। ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मेंस का एरिया। पीटी के भी सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस का ये बहुत ही पसंदीदा एरिया है। तो हम लोग जैव भूगोल या बायोज्योग्राफी, इसको हम जैव भूगोल कहते हैं, यानी कि भूगोल जिसका उपयोग जैविक संसाधनों के लिए किया जाता है। इसमें जो सबसे पहला होगा बायोज्योग्राफी में, वो होगा सॉइल, मिट्टी। मिट्टी, उसके प्रकार, इसके वितरण, इसकी जो चुनौती है या समस्या है, इस समस्या से निपटने का समाधान। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों,
ये चीज हम लोग जानेंगे। इसी में वेजिटेशन, वनस्पति भी पढ़ना है। सॉइल के बाद बायोज्योग्राफी में है वेजिटेशन या वनस्पति, विविध प्रकार की वनस्पति, विविध प्रकार के इकोसिस्टम, विविध प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसी वनस्पति से क्लाइमेट भी कंट्रोल होता है, क्लाइमेट पर भी इंफ्लुएंस पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, फिर उसके बाद फॉरेस्ट यानी कि वनस्पति के प्रकार, जंगल, अलग अलग प्रकार के या टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट कवर एरिया यानी कि जंगल से आच्छादित क्षेत्र। फॉरेस्ट कवर एरिया से अक्सर सवाल पूछा जाता है। ऐसे ही बता देते हैं। सामान्यतः ये मान्यता है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरणविद है, उनका ये मानना है कि किसी भी देश का कम से कम 1/3 हिस्सा फॉरेस्ट कवर एरिया होना चाहिए। भारत के पास, भारत का भी शायद 29% एरिया फॉरेस्ट कवर रीजन है। ये डाटा में है, वास्तविकता में शायद 21 या 22% ही होगा, क्योंकि डिफॉरेस्टाइजेशन बहुत ज्यादा तेज गति से हो रहा है। विकास के नाम पे नए नए शहर बनाए जा रहे हैं, सड़क बनाए जा रहे हैं, और पता नहीं कितने गति इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, माइनिंग का काम हो रहा है, स्मगलिंग भी होता है। तो इससे डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज गति से हो रहा है। तो ये एक समस्या है। तो वनीकरण और वन निर्मूलन या वन कटाव अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है, जिससे मेंस के बीच एरिया पूछे जाते हैं और पीटी में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, पीटी प्लस मेन दोनों में। ये जो हम टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का, तो उठा करके देखिएगा, इन्हीं से आपको सवाल मिलेंगे। यही है आपका सिलेबस। यूपीएससी में खोल करके सिलेबस में नहीं दिया गया है कि ये सब चीज पूछेंगे। वो सिंपल सा 2 लाइन में ही डिफाइन कर दिया है। उसको वो स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि 2 लाइन का जो माया है वो पूरे स्नातक स्तर के सारे ज्योग्राफी का पूरा विषय या हिस्ट्री का पूरा अध्याय को ही पढ़वा देता है। 1 लाइन 2 लाइन में तो डिफाइन कर दिया है, लेकिन जब आप उसको अध्ययन करने जाएंगे तो पता चलेगा कि स्नातक स्तर का जो ऑनर्स का पेपर है, वो ऑनर्स का पेपर पूरा ही पढ़ना होता है। ऐसा है, ठीक है। तो फॉरेस्टेशन में या अलग अलग तरह के जो वनस्पति है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि डेजर्ट मरुस्थलीय वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति, ये सब एरिया, और डिफॉरेस्टेशन, ये विशेष करके डिफॉरेस्टेशन बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, यहां से सवाल पूछे जाएंगे। और वर्ल्ड कम्युनिटी को ये एक चिंता का विषय है, अक्सर इसको लेकर के संवेदनशील रहता है। ये हुआ वर्ल्ड के बारे में। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे। ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक कॉमन टॉपिक है, जो भारत के रिस्पेक्ट में भी आपको पढ़ना है, दुनिया के रिस्पेक्ट में भी पढ़ना है। अगर आप इसी फिजिकल ज्योग्राफी को भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ने जाएंगे तो ये सारे के सारे टॉपिक भारत के साथ जोड़ करके भी पढ़ना है। जितने भी टॉपिक पे बात की हम लोग, चाहे क्लाइमेटोलॉजी की बात किए हो, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी की बात की हो, चाहे ओशनोग्राफी की बात की हो, हाइड्रोस्फीयर की बात की हो, सब के सब हम लोगों को फिर भारत के रिस्पेक्ट में ही पढ़ना है। तो वो हम लोग उसी समय करते चलेंगे। जैसे हम लोग विंड पढ़ रहे हैं, तो दुनिया का विंड सिस्टम अगर देख रहे हैं, एयर मास पढ़ रहे हैं, तो अगर एयर मास विंड पढ़ रहे हैं तो हम फिर उसको भारत में भी देखेंगे कि भारत में क्या स्थिति है। तो जितना भी टॉपिक पढ़े अभी तक से, जो भी फिजिकल ज्योग्राफी में, अब उसमें इंडिया को जोड़ देना है, विथ इंडिया पढ़ना है, ठीक है। ये जो एरिया हुआ, ये हुआ आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में ही आपको इन्वायरमेंटल इशू को जोड़ना है। इन्वायरमेंटल इशू इज द मोर इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन।
वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एरिया है वहां भी पूछा जा सकता है और यहां भी पूछा जा सकता है। तो इन्वायरमेंटल इश्यू, पर्यावरणीय मुद्दा, अब पर्यावरणीय मुद्दा क्या क्या हो सकता है बता सकते हैं? बाढ़, फ्लड, सूखा, ड्राउट, ये सब, दावानल या फॉरेस्ट फायर, दावानल या फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाना। देखे होंगे कई, जैसे अभी कुछ ही साल पहले, शायद पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गया था। लगते रहता है, कुछ तस्कर लोग लगा देते हैं अपने वन उत्पाद पाने के लिए, और कुछ नेचुरल फैक्टर से भी हो जाता है। जब टेम्परेचर वहां हाई हो जाता है और वनस्पति के शाखाएं आपस में टकराती है तो फ्रिक्शन से अग्नि पैदा हो जाता है और सूखे ये पे लग जाता है और धीरे धीरे वो आग में और पूरा जंगल ही जला देता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये एक तो जंगल लगने में सालों साल लग जाता है और जलने में हफ्ता दिन में पूरा जंगल साफ हो जाता है। तो ये इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन या वनों का कटाव कर सकते हैं। वनों का कटाव, हाँ, वन निर्मूलन, वेरी गुड, ठीक है। पॉल्यूशन, प्रदूषण, ये सब के सब हम लोग इन्वायरमेंटल ज्योग्राफिकल इशू में पढ़ेंगे। जब आप इसको ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्ट में पढ़ेंगे तभी आपका इन्वायरमेंटल साइंस कंप्लीट होगा। अदरवाइज ऐसे इन्वायरमेंट साइंस के अप्रोच से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, न तो आप लिख पाएंगे न तो समझ पाएंगे। इसीलिए अगर आपको इन्वायरमेंट साइंस पढ़ना है, जानना है, चाहे केजी से पीजी तक की तैयारी में पढ़ रहे हो आप, और ये ऐसा विषय है कि आप केजी से लेकर के पीजी तक का एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप केजी में भी पढ़ेंगे तो वहां भी इन्वायरमेंटल साइंस के चैप्टर मिलेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट भी करने जाएंगे तो वहां भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसीलिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम इसको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से या ज्योग्राफिकल थ्योरी से अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और लिख भी लेंगे। तो नेक्स्ट है पॉल्यूशन या प्रदूषण। इसी में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इन्वायरमेंटल इशू है। इसलिए क्लाइमेट चेंज, या आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज को क्या कहते हैं हिंदी में? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? भू ऊष्मन। भू ऊष्मन, देख लीजिएगा क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग बस ऐसे समझ लो कि जो पृथ्वी का जो औसत तापमान है, पृथ्वी के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, उस मतलब पृथ्वी चारों तरफ से हवाओं के जाल में है या हवाओं के तंत्र में घिरा हुआ है। तो वो जब गर्म हो जाता है, जो औसत तापमान मान लो है 18 डिग्री है, 15 डिग्री है, कहीं का 7 डिग्री होता है, तो जो जिस लैटिट्यूड पे है उस लैटिट्यूड पे उसका टेम्परेचर वेरिएशन करता है। अगर आप इक्वेटर रीजन में रहते हैं देन आपको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी इसको सालों भर पर्याप्त मात्रा में मिलता है, आइसोलेशन इसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से हाई लैटिट्यूड किए जाएंगे, चाहे इक्वेटर के नॉर्थ में जाएं या साउथ में जाएं, तो टेम्परेचर कम होते चले जाता है। इसी तरह से सतह से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर कम होते चले जाता है। इसी तरह से अगर पृथ्वी के गर्भ में आप जाएंगे तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर ज्यादा होता चले जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट और ये अगर मैकेनिज्म अगर डिस्टर्ब हो गया, हाँ वैश्विक तापमान, हाँ वही भू ऊष्मन या वैश्विक तापमान कह सकते हैं। तो इसमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग,
ये दो महत्वपूर्ण एरिया है और इसके लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। कई तरह के इसके लिए, जैसे कोप बना हुआ है, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हर साल विश्व के कई देश उसमें, जो उसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, वो शामिल होते हैं। और हर साल, जैसे आप आज देख रहे हैं कि सरकार बहुत ज्यादा पोल्यूशन को लेकर के सेंसिटिव हो गई है। BS6 मॉडल पे आ गया है, जो व्हीकल है मिनिमम पॉल्यूशन पे काम कर रही है। अब इसके लिए हाइड्रोफ्यूल आ गया है, इलेक्ट्रिक आ गया है, बैटरी आ गया है, ये सब यूज किया जा रहा है परिवहन में, और सोलर एनर्जी का यूज किया जा रहा है। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। और तो जब हम इस विषय पे पढ़ेंगे, पर्यावरण वाला इशू पे, तो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इसमें, और पूरा आपको ज्योग्राफी से लेकर के इन्वायरमेंटल साइंस सब समझ में आ जाएगा। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल साइंस शुरू करेंगे, तो देखेंगे कि पूरा आपका इन्वायरमेंटल साइंस और ज्योग्राफी एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, पूरा दिमाग आपका खुल जाएगा। बस आपको अपडेट, करंट अपडेट देखते चलना है कि वर्ल्ड लेवल पे या वर्ल्ड कम्युनिटी कौन कौन सा इनिशिएटिव ले रहा है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, आप लोग पढ़िए, जियोमॉर्फोलॉजी से पढ़िए, और जब मन करेगा कि एक दिन पहले बोल दीजिएगा कि सर हम लोग ज्योग्राफी कल से शुरू कीजिए, तो ज्योग्राफी शुरू कर देंगे।